नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ की मुलाकात। भाजपा की नवीन टीम का मंथन। राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। पूर्ण वंदे मातरम के सम्मान और राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा का संकल्प। भविष्य की रणनीति और युवाओं से संवाद पर विशेष जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने पर बीजेपी का सेवा संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और सेवा भाव को केंद्र में रखकर विभिन्न गतिविधियों का होगा आयोजन। फिर से ताजा हुए 84 दंगा पीड़ितों के जख्म। दंगे के दोषी सज्जन कुमार को आदर्श बताने पर फूटा कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा। राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन। सार्वजनिक माफी की मांग। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खरीफ सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता और आगामी रबी सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। कहा, किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ट्रीसा गायत्री ने जीता कांस्य पदक। महिला युगल में 15 साल का सूखा किया समाप्त। सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की जोड़ी से मिली हार। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक हुई। शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनकी टीम से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नए दृष्टिकोण पर चर्चा का माध्यम होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत बनाना और लोगों से जुड़ाव को और गहरा करना होता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नई संगठनात्मक टीम के साथ शानदार बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित भाजपा पार्टी मुख्यालय में शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से लेकर बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में वंदे मातरम के सम्मान और ऐतिहासिक विरासत को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के फैसले का कड़ा ऐतराज जताया। पार्टी ने प्रस्ताव पारित करके साफ कर दिया कि राष्ट्रगीत की गरिमा और विरासत से किसी भी तरह की राजनीतिक सुविधा या तुष्टीकरण के समझौते को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम ने शनिवार को एक साथ कई मोर्चों पर अपनी रणनीति को धार दी। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं एवं पहलों को जनता तक पहुंचाने पर मंथन हुआ। बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस के उस फैसले की कड़ी निंदा की गई जिसमें कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 पदों के गायन को सीमित रखने की बात कही गई है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1937 के अपने प्रस्ताव को पुनः स्वीकार करते हुए कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल प्रथम 2 पदों के गायन को सीमित करने के निर्णय की कड़ी निंदा और स्पष्ट शब्दों में विरोध करती है। भाजपा वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत माता के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम के मंत्र और भारत की राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक मानती है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी जो विभाजन के बीज बोने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसे कभी कामयाब नहीं होने देगी। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है, विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा का संकल्प लिया है। पार्टी इसे भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक और स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत मानती है। पार्टी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत को सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति के अधीन करने के हर प्रयास का विरोध किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस को याद दिलाया कि उसका कोई भी प्रस्ताव संवैधानिक संस्थाओं और संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर नहीं हो सकता। जो बाधित करता है वंदे मातरम को आगे बढ़ने से, वंदे मातरम को गाने से, वह दंडित होगा। खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि भाजपा वंदे मातरम से जुड़े ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ को जनता के सामने रखेगी, जिसमें इसके गायन को सीमित किए जाने की परिस्थितियां और तत्कालीन आपत्तियां शामिल हैं। पार्टी महात्मा गांधी के उस कथन को भी जन जन तक पहुंचाएगी, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को साम्राज्यवाद विरोधी नारा और शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से जुड़ा बताया था। भाजपा कार्यकर्ता देशव्यापी अभियान चलाकर वंदे मातरम का इतिहास, अर्थ, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत लोगों तक पहुंचाएंगे। खास तौर पर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि पूर्ण वंदे मातरम और स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान तथा राष्ट्र जागरण से जुड़ी इसकी स्मृतियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकें। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। भाजपा ने दो टूक कहा कि राजनीतिक सुविधा, तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति के लिए वंदे मातरम के सम्मान और विरासत से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाजपा ने जहां एक तरफ कांग्रेस के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया है, तो वहीं दूसरी तरफ देशव्यापी अभियान के जरिए वंदे मातरम के इतिहास और राष्ट्रीय महत्व को जन जन तक पहुंचाने का फैसला किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीजेपी की नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी की टीम के साथ कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने के क्रम में कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी संकल्प सेवा अभियान चलाएगी, जिसमें मोदी के व्यक्तित्व और सेवा भाव को केंद्र में रखकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कि 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान, एक मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए, और जिसमें मोदी जी के व्यक्तित्व का अहम जो सेवा का भाव है उसको लेकर ये पूरे अभियान में कई गतिविधियां हो। केंद्र सरकार देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बीएसएफ, एसएसबी, खुफिया एजेंसियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। गृहमंत्री की 3 दिवसीय दौरे को सीमा सुरक्षा और पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री ने सिलीगुड़ी में गोरखा प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल की पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों और प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में पहाड़ी क्षेत्र की अलग अलग पहचान, स्थायी राजनीतिक समाधान और संविधान के तहत मान्यता से जुड़ी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। अमित शाह ने संविधान के दायरे में जल्द स्थायी राजनीतिक समाधान का भरोसा दिलाया।
सिलीगुड़ी की बैठक में पहाड़ी क्षेत्र के अलग संगठनों और प्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकार के रुख का स्वागत किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के जख्म आज भी पूरी तरह भरे नहीं हैं। दशकों बाद भी पीड़ित परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के एक बयान ने उन पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने 1984 दंगों के दोषी सज्जन कुमार की मौत को अपूरणीय क्षति बताते हुए उन्हें आदर्श नेता बताया। बस इसी बयान के बाद सिख समाज का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और सार्वजनिक माफी की मांग उठी। सवाल यह है कि जिसे अदालत ने दंगों का दोषी माना, उसे कांग्रेस आदर्श मान रही है। सिख समाज एक बार फिर सड़कों पर उतरा है। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। राहुल गांधी के पुतले पर चप्पल बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस शख्स को सिख समाज अपना गुनहगार मानता है, उसे कांग्रेस नेता अपना रोल मॉडल बताने में जुटे हैं। जी हां, राहुल गांधी की तस्वीर के नीचे लगी ये दूसरी तस्वीर 1984 के दंगों के आरोपी सज्जन कुमार की है, जिसकी पिछले दिनों जेल में मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार की मृत्यु को अपूरणीय क्षति बताते हुए उन्हें देश का आदर्श नेता बताया। सज्जन कुमार जी न सिर्फ दिल्ली देहात, पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। इसी बयान ने सिखों के उन जख्मों को ताज़ा कर दिया जो उन्हें 1984 के दंगों में मिले थे। यही वजह है कि शनिवार को दंगा प्रभावित परिवारों के सदस्य और सिख संगठनों के कार्यकर्ता दिल्ली के 5 तुगलक रोड स्थित राहुल गांधी के आवास के बाहर जुटे और सार्वजनिक माफी की मांग की। आज हम राहुल गांधी से ये जवाब मांगने आए हैं कि राहुल गांधी जवाब दे, क्या ये जो दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है ये कांग्रेस पार्टी का बयान है? अगर कांग्रेस पार्टी का बयान है तो क्या जो कातिल है सिखों के, जिन्होंने गुरु घरों को आग लगाई, जिन्होंने सिखों का कत्ल किया, जिनको कोर्टों ने 2-2 बार उम्र कैद दी, क्या वो इनके रोल मॉडल हैं? जो आजीवन कारावास एक नहीं 3-3 केसों में भुगत रहा हो और उसको ये रोल मॉडल कहेंगे तो आम जनता इनके लिए क्या है, ये राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। दरअसल सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और कई अन्य शहरों में सिखों पर भीषण हमले हुए थे। हजारों निर्दोष सिख मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और संपत्तियां लूट ली गईं। दशकों तक न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद अदालतों ने कुछ आरोपियों को सजा सुनाई, जिनमें सज्जन कुमार भी शामिल थे। यानी कोर्ट ने जिसे दोषी मान लिया था उसे कांग्रेस हीरो बना रही है। यही वजह है कि अब भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही कांग्रेस पर हमलावर हैं। आज जो कांग्रेस की लीडरशिप के बयान आ रहे हैं वो उस वक्त की कोर्ट की प्रतिक्रिया को और मजबूत करते हैं। आज कांग्रेस के 2 बयान आए जो बड़े पीड़ाजनक है और ये बताते हैं कि कांग्रेस की ब्लड लाइन में क्या है। कहा गया कि ये हमारे आदर्श हैं, हमारे आइकॉन हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के आइकॉन कौन हैं, उनके आदर्श कौन हैं। जो सिखों के कातिल हैं वो उसके आदर्श और आइकॉन हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये कह के सिखा दे जख्मां दे उत्ते एक बार फिर लून छिड़का है, एक बार फिर हमें वो सब कुछ याद करा दिया है। सो मैंने मांग किया है कि राहुल गांधी जी इस महीने के अंत में पता चला है कि पंजाब आ रहे हैं, तो उनको ये बेनती है कि दीपेंद्र हुड्डा को मतलब जो है कांग्रेस से निकाला जाए। दिल्ली में सिखों का ये प्रदर्शन सिर्फ एक बयान का विरोध नहीं है, ये 1984 के अधूरे न्याय और सिख समुदाय के भीतर गहरे अविश्वास का प्रतीक है। कांग्रेस लंबे समय से खुद को अल्पसंख्यकों और सिखों की हमदर्द पार्टी बताती रही है, लेकिन दंगे के दोषी का महिमामंडन पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में भी चुनावी बिसात नहीं बिछी है, लेकिन सियासी मोहरे सजने लगे हैं। पीडीएमए-पी की परिभाषा अब पाकिस्तान तक पहुंच गई है। जयंत चौधरी के बहाने जाट अस्मिता का सवाल भी उठा है। अखिलेश यादव के बयानों ने कई मोर्चे खोल दिए हैं। बीजेपी, आरएलडी और बीएसपी तीनों दल अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पीडीए की सियासत में पी का पाला किस तरफ जाएगा।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। हर एक बयान, हर एक अक्षर के मायने गढ़े जा रहे हैं। एक ओर अखिलेश यादव की पी की परिभाषा को लेकर सियासत में पाकिस्तान की एंट्री हो गई, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को लेकर दिए गए बयान पर भी सपा प्रमुख जाट समाज के निशाने पर आ गए। पहला मुद्दा है समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले का। पीडीए में पी की परिभाषा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी ने पी की परिभाषा पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आज पी का मतलब पिछड़ा बताते हैं, कल पंडित बताएंगे और आने वाले समय में पाकिस्तान भी बता सकते हैं। यानी योगी के इस बयान के बाद यूपी की सियासी लड़ाई में पी से पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। वहीं अखिलेश यादव के जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी और रुपया वाले बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जयंत चौधरी ने इस मामले को जाट अस्मिता से जोड़ दिया है। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर कड़ा पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। वहीं भाजपा और RLD भी पूरे मामले में अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। अखिलेश जी को अपना पुराना इतिहास पढ़ना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी के बदौलत मुलायम सिंह जी नेता बने और उन्हीं की बदौलत ये मुख्यमंत्री बने, और आज इन्होंने जो जाट समाज को चवन्नी बनाया है, हम इसकी निंदा करते हैं। हास्यास्पद बयान है समाजवादी पार्टी का कि आप चौधरी चरण सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग दामादों की खातिर इतनी नहीं करते थे, भगवान की तरह चौधरी चरण सिंह जी को पूछते थे। चौधरी चरण सिंह जी जाट नेता नहीं बल्कि किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, और उनके पोते को आप चवन्नी कह रहे हो। उनके पोते यानी आप जाट समाज को चवन्नी का समझ रहे हो। कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने बहुत सही जवाब दिया है। राजनीति में अगर कोई मतभेद है तो वो नेता के ऊपर सीधी टिप्पणी करनी चाहिए। अगर माननीय अखिलेश जी को कुछ कहना था तो माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर सीधे आरोप लगाते, सीधे उनको कहते। लेकिन उन्होंने जिस तरह एक समाज को, किसान समाज को, जाट समाज को अपमानित करने का काम किया है, वह निंदनीय है। अखिलेश यादव के बयान पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने बयान को अमर्यादित और शर्मनाक बताते हुए अखिलेश यादव से राष्ट्रीय लोकदल, उसके नेता चौधरी चरण सिंह के परिवार और पूरे जाट समाज से माफी मांगने की मांग की है। मायावती ने कहा कि सपा का राजनीतिक रवैया केवल विरोधी दलों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के प्रति भी संकीर्ण और अविश्वसनीय रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा गठबंधन का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए करती है और अपना काम निकलने के बाद सहयोगियों के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देती है। मायावती ने 1993 में सपा बसपा गठबंधन और उसके बाद हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए सपा पर अहंकार की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए सपा बसपा गठबंधन के टूटने को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए पीडीए में पी की अलग अलग व्याख्या की जाती है। उन्होंने सपा सरकारों पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न और अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। बसपा प्रमुख ने सर्व समाज के लोगों से सपा की कथित संकीर्ण और जातिवादी राजनीति से सावधान रहने की अपील की और आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को सत्ता से दूर रखने का आह्वान किया। तो यूपी में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी तापमान अभी से बढ़ने लगा है। एक तरफ बीजेपी पीडीए की परिभाषा पर अखिलेश को घेर रही है, तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी पर बयान देकर समाजवादी पार्टी ने जाट समाज की नाराजगी मोल ले ली है। सवाल यही है कि क्या यूपी की चुनावी बिसात पर पीडीए सबसे बड़ा सियासी हथियार बनेगा या फिर पी की परिभाषा को लेकर शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
पंजाब में शिक्षा विभाग से जुड़ा विवाद अब सड़क पर उतर आया है। चंडीगढ़ में ईटीटी यानी एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और शिक्षा विभाग में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और शिक्षकों के बीच झड़प हुई और इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। शिक्षकों का आरोप है कि लंबे संघर्ष के बावजूद सरकार उनकी शिकायतों के प्रति गंभीर नहीं है। शिक्षक सड़क पर, सरकार के खिलाफ नारे और फिर पुलिस से टकराव। चंडीगढ़ में ईटीटी शिक्षकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करीब 180 शिक्षक अपने परिवारों के साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास के बाहर पहुंचे और शिक्षा विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया से लेकर शिक्षा विभाग के कामकाज तक कई स्तरों पर गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन बार बार शिकायत और संघर्ष के बावजूद सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शिक्षकों की मांग है कि शिक्षा विभाग में कथित घोटाले और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 2018 में कांग्रेस की जब सरकार थी, उस समय एक क्लर्क ने धांधली की, जिसकी वजह से हम 180 टीचर आज तक परेशान हैं। और जब भी हम इनके साथ मीटिंग के लिए जाते हैं तो ये हमें एक हफ्ते बाद दोबारा फिर से मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। लगातार मीटिंगों का सिलसिला चल रहा है और अब तो हद हो चुकी है। प्रदर्शन हक की मंग कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग के ਜਿਹੜੇ क्लर्क ने इन्होंने सस्पेंड किया जाए। जेकर मंत्रियों को पावर नहीं है कि सस्पेंड करने दी तो इस्तीफा दें। इनके हाथ में सब कुछ है, लेकिन हमारी सुनवाई किसी जगह नहीं न्याय नहीं दिलाया जा रहा। ना मुख्यमंत्री हमारी सुने, ना शिक्षा मंत्री और ना ही वित्त मंत्री। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया और कई शिक्षकों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक 2016 में भर्ती के बाद प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में अदालत के आदेश के बाद उनकी बहाली हुई। अब शिक्षक आईएएस रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्हें वे कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं। आईएएस ऑफिसर एजुकेशन सेक्रेटरी अजय शर्मा जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है कि डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको मिसगाइड किया और 180 ईटीटी टीचर्स के साथ जो धक्का किया गया, ये डिपार्टमेंट की साख के ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा लग गया है। इसको फौरी तौर पे हल किया जाए। एफएम साहब जो अभी हमें कह रहे हैं कि कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने की पावर हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है। जिन क्लैरिकल स्टाफ ने ये गवर्न किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारा बनता जो हक है वो हमें दिया जाए। चंडीगढ़ की सड़क पर शिक्षकों का ये प्रदर्शन अब पंजाब सरकार के सामने कई सवाल खड़े कर रहा है। अब निगाहें पंजाब सरकार पर है कि क्या सरकार शिक्षकों के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएगी, क्या जिम्मेदारी तय होगी और क्या लंबे समय से चल रहे विवाद का कोई स्थायी समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड में नौकरी की परीक्षाओं से शुरू हुआ विवाद अब सड़क पर आ गया है। जेपीएससी, जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन के दौरान छात्रों और जेएमएम समर्थकों के बीच टकराव ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल सिर्फ परीक्षा रद्द होने का या फिर कोर्ट के फैसले का नहीं है। सवाल यह है कि नौकरी मांग रहे छात्रों को जवाब लाठी से मिलेगा या व्यवस्था में पारदर्शिता से। झारखंड में छात्रों के हक की लड़ाई और सियासत के टकराव की देखिए पूरी कहानी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं, लेकिन शुक्रवार को रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में यह आंदोलन टकराव में बदल गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने निकले छात्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक आमने सामने आ गए। नतीजा धक्का मुक्की, मारपीट और पुलिस की लाठियां। रांची के ऐतिहासिक अल्बर्ट एक्का चौक और चौडरी तालाब के आसपास तनाव चरम पर पहुंच गया। जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच से जुड़े छात्र जब मुख्यमंत्री का पुतला लेकर आगे बढ़े तो पहले से मौजूद जेएमएम समर्थकों ने पुतला छीन लिया। छात्रों का आरोप है कि जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। गिरिडीह के झंडा मैदान से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। छात्रों का आरोप साफ है,
पुतला दहन शुरू होने से पहले ही उन पर हमला बोल दिया गया। छात्रों के साथ हुई इस हिंसा के बाद विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। जब पुतला दहन के लिए बच्चे लोग निकले तो जगह जगह पर लाठियां चली। गिरिडीह में कई बच्चों को चोटें आई, रांची में भी जानकारी मिली और भी जगहों पर जानकारी मिली। तो ये लगता है कि कोई अचानक इस प्रकार की कोई एक घटना नहीं घटी है, ये सुनियोजित है और सरकार के नहीं है, वो जेएमएम के गुंडे हैं। बच्चियों तक को जेएमएम के गुंडों ने नहीं छोड़ा, बच्चियों के साथ भी उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है? भाजपा का आरोप है कि यह सिर्फ सड़क की हिंसा नहीं है, यह हेमंत सोरेन सरकार की पूरी रणनीति का आईना है। पहली सरकार ने छात्रों के दबाव में झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं और 13वीं संयुक्त सिविल परीक्षा रद्द कर दी। छात्रों को लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। तब सच्चाई सामने आई। सरकार खुद को बचाने के लिए न सिर्फ आंदोलनकारी छात्रों से बल्कि मेहनत करके नौकरी पा चुके अभ्यर्थियों से भी छल कर रही थी। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री संजय सेठ सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि राहुल गांधी से भी सवाल कर रहे हैं। जिस तरह से अत्याचार और जिस तरह से बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र कहां ले जा रहे हो? अरे राहुल गांधी जी, आप चुप बैठे हो। गवर्नमेंट में साथी के कार्यकर्ता हमारे बच्चों को पीट रहे हैं सरेआम, लेकिन आपके पास समय नहीं। आपका चेहरा दोहरा चरित्र है, आप झूठ बोलने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री हो। परीक्षा रद्द करने का फैसला, फिर अदालती रोक और अब बीच सड़क छात्रों की पिटाई पर सियासत गर्म है। विपक्ष हो या छात्र, सभी इसके लिए सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बावजूद इसके जेएमएम के नेता अभी भी अपने मुख्यमंत्री को पाक साफ बताने में जुटे हैं। कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें हेमंत सोरेन दोषी कैसे हो गए भाई? और हेमंत सोरेन को भाजन क्यों बनेंगे? ठीक है, पुतला दहन तक ठीक है, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया एक आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था ताकि उन्हें उनका हक मिल सके, लेकिन राज्य के युवा नौकरी की आस में सालों से परीक्षा दे रही हैं। लेकिन परीक्षा में पारदर्शिता लाने की बजाय छात्रों का हक छीना जा रहा है। गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच करवाने की बजाय छात्रों को पीटा जा रहा है। ऐसे में हेमंत सरकार को तय करना होगा कि वो छात्रों के साथ खड़ी है या उस तंत्र के साथ जो छात्रों के अधिकारों पर डाका डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रांची में छात्र नेता अमीषा प्रसाद को पुलिस द्वारा डिटेन किए जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। महिला पुलिस अमीषा प्रसाद को रांची के कोतवाली स्थित महिला थाना लेकर पहुंची। अमीषा प्रसाद का कहना है कि पुलिस से पूछने के बावजूद उन्हें स्पष्ट नहीं बताया गया कि उन्हें किस वजह से थाने ले जाया गया। अमीषा प्रसाद को महिला थाना इसलिए ले जाया गया और इसकी जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में वहां पर उनके समर्थक, छात्र और नेता पहुंचे। महिला थाना ले जाने की सूचना मिलने के बाद बीजेपी प्रतिनिधिमंडल भी थाने पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, रांची की मेयर रोशनी खलखो और डिप्टी मेयर और बीजेपी महानगर अध्यक्ष भी महिला थाने पहुंची। बीजेपी ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस की कार्रवाई को गुंडागर्दी करार देते हुए विरोध जताया। अमीषा प्रसाद को थाने ले जाने के कारण और पुलिस की कार्रवाई पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। सरकार की पुलिस प्रशासन की ये गुंडागर्दी जी, बच्चे को जिस ढंग से उठा के ले गया और अभी भी उनको उठा करके ले गया, तो ये साफ समझ में आता है कि एक प्रकार से टॉर्चर करना, परेशान करना, ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये सरकार को ये पता नहीं है कि आप जितनी भी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, आवाज उतनी ही मुखर होगी और मजबूती के साथ। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में खरीफ सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता और आगामी रबी सीजन की तैयारियों की समीक्षा की गई। विभाग ने मंत्री को उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी दी। मंत्री ने किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता
सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एग्री स्टैक और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की समीक्षा की गई। कार्यक्रम में कई राज्यों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि अब तक 10 करोड़ 41 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है, जबकि करीब 14 करोड़ किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों से फार्मर आईडी निर्माण में तेजी लाकर 100% सैचुरेशन हासिल करने को कहा गया है। बैठक में 5 लाख से अधिक गांवों के नक्शे तैयार होने और कई राज्यों में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होने की जानकारी दी गई। महाराष्ट्र में 5 दिनों में किसानों को 14,000 करोड़ रुपए के वितरण और छत्तीसगढ़ में बेहतर फसल खरीद का उल्लेख भी बैठक में हुआ। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए धान के बाद दलहन की खेती और इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। एक तो एग्री स्टैक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत हम किसानों की पहचान फार्मर आईडी बना रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 10 करोड़ 41 लाख किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। अब अल नीनो के प्रभाव के बावजूद भी पिछले साल से 1% से ज़्यादा इलाके में दलहन की खेती हुई है और उस क्षेत्र में भी हम सफलता के साथ काम कर रहे हैं। राज्यों ने उसकी भी समीक्षा की है। अजना वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर के गुलमोहर हॉल में भारत बोझ रीइमेजिनिंग एजुकेशन थ्रू इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा, नाट्यशास्त्र, भगवद गीता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों की शिक्षा में भारतीय कला एवं संस्कृति की भूमिका पर सार्थक चर्चा थी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री SPS बघेल, प्रसिद्ध कथक कलाकार नलिनी कमलिनी, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रतिनिधि, प्राचार्य, कलाकार, शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और भारतीय ज्ञान परंपरा को समर्पित सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री SPS बघेल ने इस पहल की सराहना की और इसे एक बेहतर पहल बताया। अंजना वेलफेयर सोसाइटी की एक बहुत शानदार पहल है, जिसके द्वारा भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म, कला, शास्त्रीय गीत, संगीत, लोक नृत्य, हमारा कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, गरबा, ये सब कैसे आगे तक जा सके और पश्चिम की सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम भारत बोझ जैसे बहुत ही जरूरी हैं। भारत मंडपम में नमो गंगे ट्रस्ट की तरफ से 9वां अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया। आयुर्वेद, आयुष, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और समग्र जीवन शैली को समर्पित इस एक्सपो में नमो गंगा ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय शर्मा समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SPS बघेल ने कहा कि आयुर्वेद अपने आप में एक ग्रंथ है। खासकर उन्होंने आज के युवाओं को निरोग जीवन जीने के लिए वेद और आयुर्वेद की तरफ जाने का आह्वान किया। हमारे यहाँ आयुर्वेद अपने आप में ग्रंथ है और कई हजार साल पुराना हमारा इतिहास है। धन्वंतरी रहे हैं, ये कोई सी उपन्यास के पात्र थोड़े ना। सुसैन वैद्य रहे हैं, तो इसके पहले उसी से हमारी शिक्षा चिकित्सा होती थी और लोग निरोगी होते थे। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाला देश है और सभी सुखी हों, और इसीलिए हमें चलें आयुर्वेद की ओर और चलें पूरब की ओर, चलें वेदों की ओर, ये हमें नारा लगाना चाहिए। भारत को दुनिया की फार्मेसी से आगे बढ़कर दुनिया की प्रयोगशाला बनाने की दिशा में काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने IIM अहमदाबाद हेल्थ केयर समिट 2026 में ये बात कही। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI दवा खोज, व्यक्तिगत उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि AI को मानव क्लिनिकल निर्णय का विकल्प नहीं बल्कि उसका सहयोगी बनना होगा। समिट में AI आधारित हेल्थ केयर, डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था और नवाचार पर चर्चा हुई। सरकार ने फार्मा मेडटेक क्षेत्र में शोध और बायोफार्मा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की जानकारी दी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में महेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। संस्थान के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महेश्वरी समाज की सेवा, त्याग, समर्पण और सामाजिक दायित्व की एक गौरवशाली और प्रेरणादायी विरासत है। यह ऐसी विरासत है जिसने समाज को आलोकित किया है और पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। ओम बिरला ने कहा कि महेश्वरी समाज ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी सार्थक योगदान दिया। जहां शिक्षा की आवश्यकता थी वहां विद्यालय स्थापित किए गए। जहां दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं थी वहां धर्मशालाओं का निर्माण कर उन्हें आश्रय और सुविधा प्रदान की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक सशक्त, समृद्ध और संवेदनशील भारत के निर्माण की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं है। नए चिकित्सा संस्थान के महत्व को रेखांकित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि वर्तमान समय में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व और बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स के एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान भारत की विदेश नीति और विश्व की स्थिति का विश्लेषण किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में कई देशों के अपने पड़ोसियों से विवाद हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति अलग है। पाकिस्तान आतंकवाद को दूसरे पड़ोसी देशों पर हमले और दबाव के औजार के तौर पर व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की जनता भी पाकिस्तान की यह नीति समझती है, इसलिए आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार जनभावना से आंखें नहीं मूंद सकती। पाकिस्तान is unique not because it's a neighbor of India. We have other neighbors. There are other countries who have problems between them. It is unique because in this day and age there is no other country which uses terrorism so systematically and so in such a sustained manner to attack and pressurize another neighbor, and that has an impact on public opinion in this country. So we are a democratic society. I'm a minister of a democratic polity. I cannot be impervious to what is the public opinion of my country. If public opinion of my country feels that terrorism is an issue on which another country does not empathize with us, does not understand our point of view, or worse, then obviously it will have an impact. And obviously if there is a public opinion, I have to take it into account where my policy making is concerned. दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच अब देशों के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे समय में जोखिम कम करना, अलग अलग विकल्प रखना और हर चीज को परख कर आगे बढ़ना जरूरी है। This is a world increasingly characterized by choke points. And choke points means that a country or a set of countries have established dominance or what they think is dominance in a particular field. I'm not sure this is a solution, but this is a response. So one, I think the obvious sort of belief which everybody, not just in business but even in politics, in strategy, is to de-risk. The second would be to diversify. So the more partners, more sources that you have. The third, to deal with distortions. My fourth D would be, once upon a time they said trust but verify. Today I'd say distrust and diversify. ओडिशा में गरिमा दिवस 2026 के मौके पर मिशन जीरो स्वच्छता कार्यों में मौतों का अंत विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घोषणा की कि हर साल अगस्त के चौथे शनिवार को गरिमा दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अब देश के विकास के एजेंडे का अहम हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने खतरनाक स्वच्छता कार्यों में मशीनों, रोबोटिक्स और एआई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। इस मौके पर दिवंगत स्वच्छता कर्मी प्रताप डेलई के परिवार को 10 लाख रुपए की बीमा सहायता दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य मुआवजा नहीं बल्कि दुर्घटनाओं की रोकथाम और शून्य मृत्यु सुनिश्चित करना है। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रेलवे ने मुंबई के JNPT से पहली डबल स्ट्रैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन का सफल संचालन किया। 21 अगस्त को रवाना हुई इस ट्रेन ने करीब 422 किलोमीटर की दूरी तय कर वडोदरा डिवीजन के वर्धामा स्थित कॉन्कॉर्ड टर्मिनल का सफर तय किया। इस ट्रेन से 360 TEUs यानी कंटेनर एक साथ ले जाए गए। रेलवे के मुताबिक इस पहल से बंदरगाहों पर कंटेनर निकासी तेज होगी, टर्मिनल पर दबाव कम होगा और माल परिवहन की क्षमता बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित ये ट्रेन हरित और टिकाऊ माल ढुलाई को भी बढ़ावा देगी, जिससे ईंधन खपत और कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा की। जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोतारो नागासाकी ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ वाराणसी के सारनाथ स्थित भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली का दौरा किया। वहां पर उन्होंने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने धमेक स्तूप के सामने पूजा अर्चना कर भगवान बुद्ध को नमन किया। इंडो श्रीलंका बुद्धिस्ट सोसाइटी के भिक्षु सुमेध थेरो ने उन्हें सारनाथ के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी। करीब 200 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधिमंडल का ये दौरा भारत जापान के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। सोसाइटी का नेतृत्व में सारनाथ में विभिन्न मंदिर का भिक्षु समाज सभी लोग जापान से आए हुए राज्यपाल साहब और डेलीगेशन स्वागत कर लिया। बौद्ध परिपथ, धर्म स्थल का रास्ता और एयरपोर्ट, स्टेशन, हर तरफ का विकास हो रहा है और भारत एक विश्वगुरु बनाने के लिए, आर्थिक शक्ति बनाने के लिए प्रयास में है। उसी रास्ता सफल होने के लिए जापान और इंडिया दोनों देश बीच में रिश्ता आगे बढ़ने से देश बहुत मजबूत होगा। विश्व में भारत का नाम बहुत आगे जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के तत्वावधान में आयोजित डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव 2026 और 36वें IOD वार्षिक दिवस में बोर्डरूम नेतृत्व, सुशासन और भविष्य की कारोबारी चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान IOD हैंडबुक के 7वें संस्करण और सम्मेलन स्मारिका का भी अनावरण किया गया। भविष्य के कॉरपोरेट बोर्ड्स को प्रशिक्षित करने और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में कॉरपोरेट गवर्नेंस और सतत विकास की भूमिका पर जोर देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DGTR अमिताभ कुमार ने कहा कि बदलते वैश्विक व्यापार नियमों, कार्बन मानकों और स्थिरता संबंधी आवश्यकताओं के बीच भारतीय कंपनियों को भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। India's position has consistently been that environmental objectives and trade should be mutually supportive while preserving the policy space that developing economies need to grow. India's FTA engagement reflects a calibrated evolution from a historical reluctance to include non-trade issues such as environment, labor and gender chapters in free trade agreements to their structured cooperative inclusion across recent agreements. You are the custodian of the investors' confidence. You are the custodian of the value, the confidence that has been placed by the public in you. So we hope that this effort towards building trust with the investors would be sustained over the time period, and your experience would help to define the functioning of our boards better. Sustainable enterprise is one that can create value while protecting the natural resources, relationships, and trust upon which that value ultimately depends. There's also a deeper dimension to good governance. And what is that? That is trust. AIAPGET परीक्षा में जयपुर के केंद्र पर प्रभावित 49 अभ्यर्थियों के लिए NTA ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। 22 अगस्त को श्री सत्य साई PG कॉलेज केंद्र पर बिजली बाधित होने से अभ्यर्थी परीक्षा पूरी नहीं कर सके थे। अब इनकी पुनर्परीक्षा 1 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे जयपुर में आयोजित की जाएगी।
असम और मेघालय के बीच सीमा पर हालिया तनाव को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। गुवाहाटी के कोयनाधारा स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर चर्चा की गई। असम की ओर से मंत्री अतुल बोरा और मेघालय की ओर से उप मुख्यमंत्री श्रियाबलांग धर ने बैठक में हिस्सा लिया। मेघालय के मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सीमा क्षेत्रों में हुई झड़पों के बाद अज्ञात स्थिति और हालात को सामान्य करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही लंबे समय से लंबित सीमा मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत रहने पर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस ने भारी बारिश और दुर्गम हालात के बीच ग्रामीणों तक पहुंच बनाई है। नीवा दुवड़ ते अभियान के तहत पुलिस टीम नदी नाले पार करके अरलमपल्ली गांव पहुंची और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। एसपी मयंक गुर्जर ने ग्रामीणों की सुरक्षा और सहायता को लेकर भरोसा दिलाया। इस दौरान सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत बच्चों, महिलाओं और ग्रामीणों को उपयोगी सामग्री वितरित की गई। सुकमा पुलिस का उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में स्थित लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना और पुलिस जन संवाद और विश्वास को मजबूत करना है। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन सेवा दूसरे दिन भी सुचारू रूप से जारी रही। NH2 पर आज 10 वाहनों के जरिए 200 से ज़्यादा यात्रियों ने सफ़र किया। इम्फाल के खुमान लंपक ISBT से सुबह करीब 10 बजे 4 बसें और 6 विंगर वाहन रवाना हुए। इससे पहले दिन यात्रा पर निकले 125 यात्री सुरक्षित गुवाहाटी पहुंचे थे। NH2 पर परिवहन सेवा की बहाली के बाद विभिन्न समुदायों के लोगों की आवाजाही आसान हुई है। ये सेवा 8 अगस्त को राष्ट्रीय राजमार्गों पर मुक्त आवागमन और इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी बस सेवा दोबारा शुरू करने की घोषणा के बाद बहाल हुई है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी साजिश के खिलाफ NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा, बड़गाम में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। NIA के मुताबिक कार्रवाई पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैंडलर्स और स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क से जुड़े लोगों की जांच के लिए की गई है। जांच की शुरुआत 31 मार्च को एक कथित स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर की गिरफ्तारी से हुई थी, जिसके पास से हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। तलाशी में मिले दस्तावेजी और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। एजेंसी के मुताबिक नेटवर्क पर आतंकवादियों को रसद, ठिकाना और आवाजाही में मदद देने का आरोप है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां संभव हैं। कच्छ के नखत्राड़ा के कोतड़ा जड़ोदर गांव में कबाड़ उतारते समय मिनी ट्रक के डीजल टैंक में जोरदार ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों की पहचान 2 भाइयों समेत उनके बच्चों के रूप में हुई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। वेस्ट कच्छ एसपी विकास सुंडा ने बताया कि ब्लास्ट के कारणों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और विस्फोटक विशेषज्ञ मौके का निरीक्षण करेंगे। और मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एक महिला के संकल्प ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। पोंडी गांव की बैगा जनजाति की उजियारो बाई ने करीब 2 दशक पहले जंगल बचाने की मुहिम शुरू की थी। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया, जंगल रहेगा तभी पानी बचेगा। सामुदायिक निगरानी से पेड़ों की कटाई रोकी गई और जंगल संरक्षण अब जन आंदोलन बन गया। इसका असर जल स्रोतों पर भी दिखा और जलस्तर बढ़ा, पेयजल का संकट कम हुआ और खेती बागवानी को बढ़ावा मिला। तीसरी कक्षा तक पढ़ी उजियारो बाई दक्षिण अफ्रीका और फिनलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। सितंबर 2024 में उन्होंने भारत जल सप्ताह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने भी अपने अनुभव साझा किए थे। उजियारो बाई ने कहा कि मैं समाज के भले के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। जंगल, जल, जमीन हमको बचाने में बहुत परेशान आया। हमने बहुत लड़ा। लड़ाई होने के बाद जो धीरे धीरे कंट्रोल आया, तो हम लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, हम न्याय से लड़ रहे हैं। हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए। हम तो जब तक जीएंगे तब तक खाएंगे पिएंगे। हमारे नाती पोता है, आड़ पड़ोसी गांव में सब सीखो, सब समझो, सब महिला समझो, समझ के जब आगे निकल आई तो कितना सुविधा होगा।
ऐसे करके मैं वहाँ बताई थी फिर। और खेती में अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ बीज और पानी ही की नहीं बल्कि मिट्टी की सेहत भी बेहद ज़रूरी है। लगातार रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी में जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों का संतुलन प्रभावित हो जाता है। ऐसे में हरी खाद किसानों के लिए एक प्राकृतिक और कम लागत वाला विकल्प बनकर सामने आ रहा है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की खास रिपोर्ट। खेत की मिट्टी को प्राकृतिक तौर पर उपजाऊ बनाने में हरी खाद की अहम भूमिका होती है। धैंचा, सनई, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार और बरसीम जैसी फसलों को कुछ समय के लिए उगाया जाता है और फिर हरी अवस्था में ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। इनके सड़ने गलने से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है, जिससे इसकी उर्वरता और संरचना बेहतर होती है। हरी खाद का सबसे बड़ा फायदा है मिट्टी की सेहत में सुधार। इससे मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है। दलहनी हरी खाद फसलें वातावरण की नाइट्रोजन को जैविक रूप से स्थिर करने में भी मदद करती हैं। इससे नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा को 25% तक कम किया जा सकता है। इससे मृदा में वायु संचार बढ़ता है और मृदा तापमान में संतुलन आता है। इसके साथ ही मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है और पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। फसलों में कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आती है और मित्र कीटों की संख्या में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही खरपतवारों की समस्या भी कम होती है। कुछ फसलें हैं जैसे ढेंचा, लोबिया, उन फसलों को अगर हम उगाते हैं और उगाकर मिट्टी में दबा देते हैं, इससे हरी खाद बनती है और इस हरी खाद को मिट्टी में जब मिलाते हैं तो उससे कई फायदे होते हैं। हरी खाद के रूप में ढैंचा को सबसे बेहतर माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये बहुत कम पानी में भी आसानी से उग जाता है और कमजोर जमीन में भी अच्छी वृद्धि करता है। ढैंचा की जड़ें मिट्टी के अंदर जाकर उसे भुरभुरी और हवादार बनाती हैं। ये फसल मिट्टी में नाइट्रोजन के साथ साथ अन्य जरूरी पोषक तत्व भी जोड़ती है। यही वजह है कि इसे मिट्टी की बैटरी चार्ज करने वाली फसल भी कहा जाता है। हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। किसानों को मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, हरी खाद, फसल अवशेष पुनर्चक्रण और फसल विविधीकरण जैसी पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हरी खाद को मृदा परीक्षण और संतुलित उर्वरक प्रबंधन के साथ अपनाया जाए तो इसका फायदा और बढ़ सकता है। मिट्टी की सेहत सुधारने, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और कृषि को टिकाऊ बनाने की दिशा में हरी खाद एक प्रभावी विकल्प बनकर उभर रही है। अगर हमारे किसान इसे अपनी खेती का नियमित हिस्सा बनाएं, तो इससे न सिर्फ मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी बल्कि फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता में भी बेहतरी आएगी। कैमरा पर्सन मनोज चोपड़ा के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, पूसा, दिल्ली। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कांस्य पदक जीत लिया है। आज खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को चीन की विश्व नंबर 1 लिu शेंगशु और टैन निंग की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में चीन की जोड़ी ने 18-21, 21-13 और 21-8 से मैच अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दुनिया की नंबर 1 और मौजूदा विश्व चैंपियन शेंगशु और निंग की जोड़ी को कड़ी टक्कर दी। ट्रीसा और गायत्री ने पहला गेम 21-18 से जीतकर जोरदार शुरुआत की। हालांकि चीनी जोड़ी ने वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-13 से अपने नाम कर लिया। निर्णायक गेम में भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंत में उन्हें 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद ट्रीसा और गायत्री ने इतिहास रचते हुए महिला युगल में 15 साल का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप में महिला युगल वर्ग में 2011 के बाद भारत को मिला ये पदक है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।